बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल। फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2018 का पेपर, इसमें MCQs 11 से लेकर 20 तक हम आज सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 में, इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 में, मैंने MCQs 1 से लेकर 10 तक उसका सोल्यूशन जो है उसमें प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MCQ नंबर 11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 3π/2 प्लस थीटा। तो वैल्यू पूछ रहा है cos 3π/2 प्लस थीटा की। तो इसके लिए जो है बुक का पेज नंबर है 318 और 19। यहाँ पे जो है ये आपको बुक के इस पेज पर जो है इसके लिए जो है वो हेल्प मिल जाएगी, और ये मैं दिखा भी दूँगा आपको। तो फ़िलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये एलाइड एंगल है, π/2 जो है क्या है, एक एलाइड एंगल, ऐसा एंगल जो π/2 का या तो इंटेग्रल मल्टीपल हो या पे जिसका सम और डिफरेंस ज़ीरो हो, वो कहलाते हैं एलाइड एंगल्स। तो π/2 का अगर यहाँ पर देखें 3 लिखा हुआ है, 3 एक ऑड नंबर है। अगर ऑड मल्टीपल हो π/2 का, तो जो फंक्शन होता है वो अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। तो कोस का जो को रेशो होता है वो होता है साइन। तो उस फंक्शन जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। देखिए ये 3 जो है ये ऑड है, तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। अब दूसरी चीज़ है कि प्लस में साइन होगा या माइनस का साइन होगा, यानी कि साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल की वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से आप कास्ट से याद रखते हैं कि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव और ये टेंजेंट पॉजिटिव। तो हमारे पास जो है वो 3π/2 एंगल मौजूद है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0, 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो इस तरफ आ रहा है। देखें तो 3 इस तरफ आ रहा है। उसके बाद एंगल जो है वो लिखा हुआ है प्लस में थीटा लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लस में एंगल जो है ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, घड़ी की निडल घूमती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो घड़ी जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है उसकी निडल। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें 3 पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अगर प्लस थीटा करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें इस तरह मूव करना पड़ेगा। प्लस थीटा है, स्टैंडर्ड एंगल है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है स्टैंडर्ड एंगल। तो हम यहाँ पर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए जो है वो प्लस में साइन थीटा जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 की जगह कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती, जैसे 24 होता, 27 होता, तो हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं वो नंबर को, और जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 0 है, रिमाइंडर 1 है, 2 है या 3 है। और फिर एंगल को चेक करते हैं कि वो प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। अगर प्लस थीटा होता है तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और अगर माइनस थीटा होता है तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो साइन थीटा है। आई होप कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, बुक का जो पेज यहाँ पे देखें इमेज मौजूद है, इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, और ये सारे रूल्स वगैरह यहाँ पे उन्होंने आपको बताए हुए हैं। ये जो है को रेशियोज बताए हुए हैं यहाँ पे आपको, कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है। और कुछ रूल्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि थीटा जो है एडिट सेपरेटिव वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक से भी आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 कह रहा है, in a triangle if a is equal to 17, b is equal to 10, c is equal to 21, then what is the value of r। कैपिटल r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कैपिटल r के लिए फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, और डेल्टा जो है इसका फॉर्मूला अलग है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये। और इसमें एस के लिए भी अलग फार्मूला है। एस के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू कैलकुलेट की, 24 आ गई। तो ये एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू हमने इस फार्मूले में, डेल्टा वाले फार्मूले में पुट की,
इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया, डेल्टा का आंसर आया 84। अब इस डेल्टा की वैल्यू को हम फाइनली इसमें आर वाले फॉर्मूले में जो है पुट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन देखें कुछ इस तरह से होगी। तो ये आर के फॉर्मूले में देखिए हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा की वैल्यू 84 हमारे पास आई थी, हमने यहाँ पुट कर दी है, 4 यहाँ पे फॉर्मूले का ये मौजूद है, कैलकुलेशन किए तो 85/8 इसका आंसर आ रहा है। इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 13, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये बुक में जो है इसका एग्जाम्पल है, ये बुक की देखें, यहाँ पे इसका आंसर मौजूद है, बुक का पेज नंबर है 397 398। और ये प्रूफ दैट के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद थे कि प्रूफ करें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। और इसका प्रूफ जो है यहाँ पर मौजूद है बुक के अंदर ही, बुक का पेज नंबर है 397 398 और यहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, MCQ नंबर 14, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q। अब देखिए एंड के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है कुछ इस तरह का। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और बुक के पेज नंबर 49 पर जो इसकी डिटेल मौजूद है, देखें, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ डिनोटेड सिम्बॉलिकली एज P एंड Q। और उसको इस तरह से रीड करते हैं, P एंड Q। कंजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली बोथ कॉम्पोनेंट्स आर ट्रू। कंजंक्शन जो है वो एंड ऑपरेशन, जिस तरह आपने, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि एंड ऑपरेशन में जो है उस वक्त वो ट्रू देता है जब दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों इनपुट जो हैं वो क्या हो, ट्रू हों। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर P और Q दोनों जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज़ जो है ये हमेशा क्या देगा, फॉल्स देगा। ये इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे मौजूद है। MCQ नंबर 15, इफ़ इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ कंडीशन, एक सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है जिसकी कंडीशन यहाँ मौजूद है कि an-1 इज़ इक्वल टू n+1। ये इसकी जनरल टर्म एक तरह से लिखी हुई है। अब इसकी फोर्थ टर्म जो है सीक्वेंस की, वो कह रहा है कि 14 है, वो कह रहा है फिफ्थ टर्म फाइंड कर दें। A5 की जो है क्या वैल्यू होगी ये पता लगाना है। तो हमें सिंपली जो है इसमें दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, वो ये कि A5 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है उसका मतलब n की जगह हमें 5 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने an-n-1 इज़ इक्वल टू n+1, A4 जो है 14 है, तो यहाँ पे मैंने n की जगह 5 पुट किया तो A5 आ गया। और यहाँ पे n की जगह 5 पुट किया तो 5 - 1 ये बनेगा 4। अब A4 की वैल्यू हमें गिवन है वो है 14, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू उसकी पुट कर दी है। अच्छा, इसके अलावा ये n जो है यहाँ पे क्या है, ये 5 है, 5 पुट कर दिया इनकी जगह, तो 5 + 1 ये 6 बना, माइनस में A4 इधर आगे प्लस में A4 बन गया। A4 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मैं 14, तो यहाँ पुट की, सिंप्लीफाई किया, 20 आंसर आया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 20। नेक्स्ट है MCQ नंबर 16, फार्मूला है ये, √s-b s-c अपॉन √s × s-a इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये बुक में कुछ इस तरह से मौजूद है ये वाला फार्मूला, टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, यानी कि टेंजेंट का जो फार्मूला है उसकी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं ये। तो बुक में पेज नंबर 366 367 पे जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। और 3 फार्मूले देखें, α/2 β/2 गामा/2। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में अगर a है तो उसके ऑपोजिट, a के ऑपोजिट एंगल होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का फार्मूला होगा तो उसमें डिनोमिनेटर में जो है नीचे s-a होगा, बीटा का फार्मूला होगा तो s-b होगा, गामा होगा तो s-c होगा। ठीक है, और जो नीचे आएगी वो टर्म ऊपर नहीं आएगी, यानी कि s-b s-c ऊपर है, s-a नीचे है। तो बहरहाल हमें जो गिवन था वो इस तरह के फॉर्म में गिवन था, तो भले ये जो है वो इंडिविजुअली लगे हुए हों अंडर रूट या इस तरह से लगे हों, दोनों सेम होते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टेंजेंट α/2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 में कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। इस तरह का MCQ तकरीबन हर साल में ही आता है और इसके लिए टेबल मौजूद है बुक के अंदर। पेज नंबर 395 पर टेबल देखें मौजूद है, इस तरह से पूरा टेबल बना हुआ है ये। तो कॉट इनवर्स ऑफ x, अब एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो इसकी माइक्रो करवा के और फर्रा बना लें, उससे भी जो है आप अपना काम निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस्मत अच्छी हो, कोई पकड़े ना आपको। दूसरा ये कि आप मेमोराइज़ कर लें, तीसरा ये कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लें। कॉट इनवर्स ऑफ x के लिए वो पूछा रेंज क्या है, तो रेंज हमें पता लगानी है इसके लिए। ठीक है, यानी कि
क्या क्या आउटपुट ये हमें दे सकता है। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो फंक्शन है में क्या क्या आउटपुट दे सकता है। रेंज कहते हैं आउटपुट जो फंक्शन देता है वो उसकी रेंज होती है, और डोमेन जो है उसका इनपुट होता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखें जब हम इन्वर्स लेते हैं किसी वैल्यू का, ठीक है, एक्स जब हम इन्वर्स ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखें अब कॉट के लिए देखें मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट का जो फंक्शन है अगर साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, साइन ज़ीरो पे क्योंकि ज़ीरो होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ज़ीरो और पाई के लिए तो ये डिफाइंड नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि साइन ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाता है और पाए पर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो ज़ीरो और पाए जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब या तो अब जो है हमारे पास आंसर होगा सी या फिर आंसर होगा ए, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है अक्सर हमें इस बात में कि ये वैल्यू बतानी है या एंगल बताना है, यानी कि पाई के फॉर्म में लिखना है आंसर या वन के फॉर्म में लिखना है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ये वाली कन्फ्यूजन तो हमारी दूर हो गई कि पाई बाय टू या ज़ीरो टू पाई। देखें इसमें पाई और ज़ीरो दोनों वो कह रहा है इंक्लूडेड है, इक्वल कह रहा है ना एक्स को, एक्स जो है वो पाई के इक्वल भी है और ज़ीरो के भी इक्वल है। और मैंने आपको भी बताया कि अगर ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे हम साइन की जगह तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा कॉट का फंक्शन, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पाई बाय टू, और पाई बाय टू जो है वो इंक्लूड नहीं है, जबकि पाई बाय टू पे तो ये डिफाइंड है, पाई बाय टू पे तो उसकी वैल्यू वन होती है और कॉट की वैल्यू जो ज़ीरो आती है। तो ये ऑप्शन डी भी जो है नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन रहेगा, एक है ए और एक है सी। अब देखें जब कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, जब हम इन्वर्स लिखते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमारे पास जो है एंगल आता है, ठीक है। तो एंगल जो है वो इस तरह से तो नहीं लिखा जाता वन वन, तो वो इसी तरह से लिखा जाता है ज़ीरो पाई की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 18, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ वन माइनस टू आयोटा। बहुत आसान है, वन माइनस टू आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस टू आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं इसके कॉन्जुगेट से। जब कॉन्जुगेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस। तो वन प्लस टू आयोटा से मल्टीप्लाई, वन प्लस टू आयोटा से डिवाइड। तो वन प्लस टू आयोटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वन का स्क्वायर वन होता है, अभी जो स्क्वायर है ये टू पे भी आएगा आयोटा पे भी आएगा, तो टू की पावर टू फोर हो गया, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो फोर प्लस वन फाइव, तो वन प्लस टू आयोटा अपॉन फाइव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नंबर 19 सॉरी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये कह रहा है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, इसका जो है वो सोल्यूशन सेट बताएं और इसका इंटरवल उसने हमें दिया हुआ है कि ज़ीरो से लेके पाए तक। अब देखें ज़ीरो से पाए तक का अगर इंटरवल है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो बाकी रह गया अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब कॉस और साइन की वैल्यू जब बराबर होगी तभी सब्ट्रैक्शन होकर आंसर ज़ीरो आएगा, तो साइन और कॉस की जो वैल्यू जो है वो पाई बाय फोर यानी कि 45 डिग्री पर इक्वल होती है, इसीलिए पाई बाय फोर पर जो है दोनों जब मैं पाई बाय फोर यहाँ पुट करूँगा तो कॉस पाई बाय फोर माइनस साइन पाई बाय फोर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 45 डिग्री करके जो है वो लिख के आप करिएगा। अगर पाई बाय फोर लिखेंगे तो रेडियन मोड में होना चाहिए आपका कैलकुलेटर। बहरहाल कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर ज़ीरो आएगा, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका रैंक पूछ रहे हैं हमसे। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है इसमें थ्री रॉज हैं, ये देखें वन टू और ये थ्री हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इसमें तीन ही कॉलम्स हैं। और ऐसा मैट्रिक्स इसमें रॉज और कॉलम बराबर हों वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप याद रखें कि अगर उसका डिटर्मिनेंट मतलब उसका जो रैंक है वो मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकता है, उसके ऑर्डर के बराबर हो सकता है, यानी कि थ्री है तो मैक्सिमम इसका जो रैंक है वो थ्री हो सकता है, या फिर कम से कम जो रैंक हो सकता है वो क्या हो सकता है वन, वन से कम नहीं होता रैंक। अब इसका रैंक वन होगा, टू होगा या थ्री होगा, ये हमें डिसाइड करना है। अब देखें इसमें मैट्रिक्स में एक जो ये रो नज़र आ रही है मुझे पूरी की पूरी ज़ीरो है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा ज़ीरो। अगर
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसका रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से कम होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर से हमेशा कम होगा। अब उस ऑर्डर से कम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब देखें इसमें कम से कम इसका एक माइनर, ये माइनर देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, अगर कोई एक माइनर भी अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो इसका जो रैंक होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको रैंक जो है इसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये मैंने माइनर कैलकुलेट किया है इसका M23। M23 का मतलब है दूसरी रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का माइनर, ये वाला एलिमेंट होगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ से मैं ये वाली रो छोड़ूंगा और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, फिर बचेगा 1 2 3 2। ये देखिए 1 2 3 और 2 बचेंगे, तो 1 2 3 और 2 इनका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। तो ये 2 माइनस सिक्स जो है 2 1 ज़ा 2 3 3 2 ज़ा 6, तो 2 माइनस सिक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो 2 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नॉलेज लैब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।